दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनावों पे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, कुछ ही दिन पूर्व तक कोई भी कहने की इस स्थिति में नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती है। ना ही मुझे लग रहा था, बल्कि सच कहूं तो समय मोदी जी को भी लग रहा था कि तीसरी बार फिर सत्ता हमारी ही होगी। तभी उन्होंने एक नारा दिया था कि इस बार 400 पार। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जो राजनीतिक गलियारों में सत्ता परिवर्तन की आहट तेज हुई है, वो वास्तव में ही यह दिखाती है कि कुछ बदलाव होने की संभावना वर्तमान में मुझे भी लग रही है। दोस्तों, बात करें उत्तर पूर्व की, तो इधर 543 में से लगभग 335 भारतीय लोकसभा की सीटें, जिनमें भगवा लहर चल रही थी, जिसमें देखा जाए राजस्थान, एमपी और गुजरात, इन तीनों ही राज्यों में लगभग 80 सीटें हैं और 80 में से 79 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खजाने में पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सीधे सीधे रूप से जा रही है। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार गठबंधन पिछले 2 चुनाव से काफी हावी रहा है। जिसमें बात करें 2014 में, तो 42 सीट यानी 42 सीटों में से 22 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई थी और 2019 में 17 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई। यदि चिराग पासवान, जिसे जो समय ही अपने को मोदी का हनुमान कहते हैं, यदि नीतीश को नुकसान नहीं पहुंचाते तो ये 22 का आंकड़ा तो पुनः दोहराया ही जा सकता था। अभी परिस्थितियां यहाँ काफी चेंज हो चुकी हैं और जनता के विश्वास पत्र नीतीश अब पलटू राम कहलाने लग गए हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में इनका शिवसेना के साथ काफी अच्छा और काफी पुराना गठबंधन रहा है। महाराष्ट्र में इन्होंने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 23 दोनों चुनाव में 23 का आंकड़ा क्रॉस किया था।
शरद पवार जैसे अच्छे जुझारू और अनुभवी नेता के सामने 48 में से 23 सीट और वो भी 2 लोकसभा चुनाव में लगातार प्राप्त करना काफी कठिन था। लेकिन यहाँ भी बाजी अभी पलट चुकी है। मूल शिवसेना जो थी वो टूट चुकी है और उसके मेन किरदार यानी श्रीमान ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और शरद पवार के साथ हैं। इधर शरद पवार के भतीजे ने भी अपनी अलग पार्टी बना ली है, लेकिन शरद पवार अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इन हालातों में ही ऐसा नहीं लगता, किसी भी एंगल से नहीं लगता कि अपनी उस बढ़त को एनडीए बरकरार रख पाएगा। अत्यंत ही मुश्किल काम है ये। यहां भी इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा में देखा जाए तो एनडीए पिछले दोनों चुनाव में काफी भारी पड़ा है और कांग्रेस को एकमात्र सीट वहां प्राप्त हुई। लेकिन इस बार जो कांग्रेस छोड़ के जो नेतागण एनडीए में चले गए थे, अभी उनमें से कुछ प्रमुख नेताओं ने वापस कांग्रेस में एंट्री की है और राहुल की यात्रा भी वहां पे काफी सफल रही है। इसे देखते हुए, उस सभा में भीड़ को देखते हुए सभी एंगल मिलान करें तो कहीं न कहीं बीजू और मोदी गठबंधन को चाहे 2 सीट का ही नुकसान हो, नुकसान अवश्य ही होगा। इधर कर्नाटका में लगभग सभी सीटें एनडीए के पास थी। वर्तमान में देखा जाए तो वहां पर भी कांग्रेस की विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और वहीं से खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, काफी मजबूत जनाधार वाले और बुजुर्ग 83 इयर्स ओल्ड नेता हैं। और एक बात और बता दूं आपको, डीके शिव कुमार के मुकाबले का नेता आज के टाइम में ना एनडीए के पास है, ना ही किसी अन्य दल के पास। सच्चे मायनों में उसे चाणक्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डीके शिव कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि इस क्षेत्र में भाजपा पांव पसारे और इसी को देखते हुए उन्होंने तेलंगाना की तरफ कदम बढ़ाया और वहां भी एक नए नेता को नियुक्त किया है और तेलंगाना में विधानसभा की सरकार कांग्रेस ने बनाई है। वहां से रेड्डी करके युवा नेता हैं, उनका भी अच्छा खासा जनाधार है और उन्होंने अपने बल पे कांग्रेस की सरकार उस क्षेत्र में स्थापित की है। तो मैं कहूं तो कर्नाटका में, तेलंगाना में भी इस बार बीजेपी को भारी नुकसान होगा। तेलंगाना में तो ऑलरेडी था ही, साउथ में और कर्नाटका को छोड़ दिया जाए तो कहीं एनडीए का कोई जनाधार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे कभी उनके साथ,
तो आज उनकी वो स्थिति भी नहीं रही है कि एनडीए को किसी भी प्रकार से वो बढ़त दिला सके। साउथ की 137 सीटें 137, जहां कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई देती है और अपने गठबंधन के साथ 110 सीटें भी वहां से प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में कांग्रेस काफी सफल रही है। और वायनाड से श्री राहुल गांधी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लगभग 4 लाख वोटों से उन्होंने विजयश्री प्राप्त की थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो साउथ में तो एनडीए काफी कमजोर दिखाई दे ही रहा है, और है भी, वास्तविकता भी यही है। आज तक पिछले दोनों चुनाव में वो वहां कुछ भी नहीं कर पाया है, यदि कर्नाटका को छोड़ दिया जाए, और कर्नाटका अभी कांग्रेस के हाथ में है। तो वहां तो कांग्रेस ही मजबूत पड़ेगी। अब है भगवा लहर उत्तर पूर्व की तरफ। तो राजस्थान में इस बार 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। राहुल कसवा जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार 3 से 4 सीटें कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। 5 से 6 सीटें राजस्थान में इस बार कांग्रेस लेने की स्थिति में है, यदि वो थोड़ा सा भी प्रयास करती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव का आंकलन करें तो इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से उनकी स्थिति काफी मजबूत हुई है। और इस विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद वोट प्रतिशत में करीब 16 लाख वोट कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अधिक मिले हैं। अब वो विधानसभा में उन वोटों ने असर किया नहीं किया एक अलग चैप्टर है। लोकसभा में वो 16 लाख वोट यदि अपना इफेक्ट डालते हैं तो कांग्रेस पार्टी यहां मजबूत होकर निकल सकती है। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। काफी अफवाह फैलाई गई, कमलनाथ जा रहे हैं, उनके बेटे जा रहे हैं, और कुछ नेताओं को तोड़ के ये दिखाया गया कि कांग्रेस टूट रही है, एमपी से बिखर रही है। लेकिन केवल वो ही नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं या भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है जिनका पिछले 10 से 15 सालों से अस्तित्व खत्म हो चुका था, और वो एक वार्ड का चुनाव लड़ने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और यदि कहीं कोई मजबूत नेता होता वो कांग्रेस को मजबूत करता। एक दो नेताओं को छोड़ दिया जाए तो सभी जो कचरा पट्टी है वो भारतीय जनता पार्टी में वहां से भी निकल चुकी है। तो कम से कम 3 से 4 सीटें मध्य प्रदेश में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि ये सब राहुल गांधी की सभाओं में आई हुई भीड़, उनकी पद यात्रा और कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाएं और कुछ 10 साल की मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी जो अक्सर लंबे समय तक सत्ता से भोगने वाली पार्टी के खिलाफ हो ही जाती है, वो अपना काम करेगी। कम से कम 5 सीटों का नुकसान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को होने की पूर्ण संभावना है। इसी प्रकार गुजरात को देखा जाए
गुजरात की 26 में से 26 सीटें पिछले दोनों चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के पास है। अब वहां से यदि 2 या 1 सीट का भी नुकसान होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कहां से पूर्ति करेगी। राजस्थान में 25 में से 26 सीटें आने से रही, गुजरात में 26 में से 27 सीटें आने से रही, एमपी में 29 में से 30 सीटें आना असंभव है। अब यहां स्पष्ट रूप से नुकसान दिखाई दे रहा है। यदि बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस यहां से अपने बलबूते 35 से 40 सीटें भी प्राप्त कर लेती है इन राज्यों में, तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये मैं दावा करता हूं और ये मेरे एनालिसिस बोल रहे हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस हमेशा से गठबंधन में चुनाव लड़ी है, स्थिति उनके साथ ठीक ठाक से ही रही है। और एनडीए की बात करें तो 2014 के चुनाव में उनके खाते में गठबंधन में 1 सीट आई थी और 2019 में 0 थी। अब देखा जाए तो भाजपा को यदि सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है, तो उन्हें दक्षिण भारत में काफी प्रयास करने पड़ेंगे, काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। इस प्रकार अन्य पार्टियों से नेता तोड़ना, उनको इकट्ठे करना, इस तरह भाजपा तो कांग्रेस में हो चुकी है ऑलरेडी, और उन नेताओं में दम होता तो कांग्रेस शासन कर रही होती। अब धीरे धीरे ये होने लगा है, या अब लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत नेता हैं, जैसे वसुंधरा है, और ऐसे कई चेहरे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो धीरे धीरे अपनी पार्टी से नाराज होकर दूर होते जा रहे हैं और मन से काम नहीं कर रहे हैं। तो अब समय अपने मूल जो नींव है, नींव की ईंटें खो देंगे दूसरों के चक्कर में, इधर उधर के फर्जी नेताओं को इकट्ठा करेंगे जिनकी ना ही तो आपके साथ कोई विचारधारा है, ना ही आपके साथ में कोई उनका तालमेल बैठ सकता है। वो सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी से जान बचाने के लिए आपके साथ आए हैं, वो कोई आपका भला करने वाले नहीं है। ये मेरा श्रीमान मोदी जी से स्पष्ट रूप से कहना है। आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने पार्टी के नेताओं में विश्वास करिए, अन्यथा आपका इस बार नुकसान होना तय है। जो काम आपने सत्ता हासिल करने के लिए या अन्य पार्टियों से नेताओं को तोड़ने के लिए जो हथकंडे आपने अपनाए हैं, हो सकता है भविष्य में ऐसा ही आपकी पार्टी के साथ हो, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। केजरीवाल जैसे घाघ नेता, तेजस्वी जैसे युवा, अखिलेश यादव जैसे दूरदर्शी, इन नेताओं के कांग्रेस से गठबंधन करने के पीछे की जो राजनीति है, वो हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में या इस सरकार में उनके साथ हुआ है, वही दोहराने के लिए उन लोगों ने एक महागठबंधन खड़ा किया है। अब बात करें ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी बहुत मंजी और बहुत जबरदस्त खिलाड़ी या राजनीतिज्ञ, जिसे कहते हैं राजनीतिज्ञ हैं, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़कर कम्युनिस्ट को पछाड़कर कांग्रेस को पछाड़कर जो पश्चिमी बंगाल में पिछले 3 बार से शासन कर रही है,
आप उसे कमजोर नहीं आंक सकते, वह फिर आएगी। ऐसा ना हो कि जो सीटें आपको पिछली बार वहां मिली थी उसका भी इस बार आपके नुकसान हो जाए। तो कुल मिलाकर आपकी स्थिति अभी सही नहीं है। आपके नेता सारे मोदी की गारंटी पे जिंदा है। मोदी जी ऊपरी दिखावे तौर से आपको कोई कुछ भी बोले, आप बिल्कुल कमजोर हैं। आपके राम मंदिर का मुद्दा भी अब समाप्त हो चुका है। लोग जनता समझ चुकी है। रही सही कसर आपके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के चंदे ने पूरी कर दी है। और यदि ये मुद्दा पूरे चुनावों तक बना रहता है या इसको कांग्रेस जोर शोर से उठा लेती है, विपक्षी दल केजरीवाल जैसे लोग इसको जबरदस्त तरीके से उठाते हैं, तो फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अंधकार में ही लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।